हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो फिर मैं देखता हूँ कि सच में इन कामों से थकावट होती है या नहीं। कहते हुए उसने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर लेकर जाने लगा। आरजू हैरानी से उसे देखती रही। तक्षक उसे लेकर बाहर आ गया था और खुद डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरजू उसके पास खड़ी उसे हैरानी से देख रही थी। अभी भी तक्षक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने आरजू का हाथ छोड़ दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। आरजू एकदम हैरान रह गई। उसे लगा तक्षक बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत गुस्से से रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो वो उससे एक कप कॉफ़ी मांग रहा था। अभी वो खुद ही उसे चाय बनाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अब खुद कॉफ़ी मांगना आरजू को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किचन की तरफ चली गई। उसे किचन में जाते हुए देख तक्षक के चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी दोनों ही आ चुके थे। कुछ देर बाद ही आरजू उसके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आई और फिर उसके सामने रख कर वहाँ से जाने ही लगी कि तक्षक ने एक बार फिर से उसे रोका और बोला, अब मेरा कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या तुम मेरे लिए ग्रीन टी बना सकती हो? उसकी बात सुनकर रुक चुकी आरजू ने पलट कर उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तक्षक का मूड बदल गया। कुछ पल वो उसे यूं ही देखती रही। तक्षक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो थकावट नहीं होती ना, और काम करना बेहद पसंद है, तो प्लीज़ मेरे लिए इतना काम कर दो। मेरा सच में कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, मुझे ग्रीन टी पीनी है। कहते हुए तक्षक ने अपने सामने रखा कॉफ़ी का कप हल्का सा साइड कर दिया था। आरजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़िलहाल उसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसे फ़िज़िकल प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी टाइम बाद पीरियड्स आए थे और ऐसे में उसे तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। वो एक बार फिर से किचन में गई और कुछ देर बाद ही ग्रीन टी का कप लेकर तक्षक के सामने आई। तक्षक अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। आरजू के कदमों की आहट पाकर उसने झट से चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मायूसी लाकर बोला, ओह शिट, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा मूड एक बार फिर से चेंज हो चुका है। अब मेरा ग्रीन टी पीने का भी बिल्कुल मन नहीं है, मुझे जूस पीना है। कहते हुए उसने आरजू की तरफ देखा। आरजू की आंखें बड़ी हो गई। ग्रीन टी का कप उसने टेबल पर रखकर अपनी कमर पर अपना हाथ रख लिया था, क्योंकि उसे कमर में दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस किचन की तरफ चली गई। तो अब उसे जाते देख तक्षक हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर बाद आरजू हल्के हल्के धीमे कदमों से तक्षक के पास आई और फिर उसके सामने जूस का गिलास रख कर वहीं चेयर पर बैठ गई, क्योंकि अब वो थोड़ा थक चुकी थी। तक्षक ने कुछ पल तो उसे कुछ नहीं कहा, उसे आराम से बैठने दिया और फिर उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही आरजू बोली, अभी आपका जूस पीने का भी मन नहीं है क्या? अब आप क्या पियेंगे, दूध या सूप? क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे यही दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। उसे इस तरह से झल्लाते देख तक्षक को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसने अपनी हंसी को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ था। आरजू मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तक्षक उसे देखते हुए बोला, मुझे जूस पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें फ़ैन ऑन करने के लिए कह रहा था। कहते हुए उसने ऊपर की तरफ देखा जहाँ पर फ़ैन ऑन था। अब तो आरजू और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, क्योंकि उसकी नज़र सामने चल रहे एसी पर भी थी, जो काफ़ी लो टेम्परेचर में चल रहा था।
जिसकी वजह से गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी तक्षक को फ़ैन ऑन करवाना था। पर उसने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह से खड़ी होकर फ़ैन ऑन करने चली गई। फ़ैन ऑन करने के बाद वो वापस आई और एक बार फिर से चेयर पर बैठ गई। तो जैसे ही वो चेयर पर बैठी, तक्षक एक बार फिर से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम और कर दोगी? आरजू ने अब छोटा सा मुंह बनाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना? आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँगा स्नोफ्लेक? मैं तो सिर्फ तुमसे एक छोटा सा काम करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम वो भी नहीं कर सकती तो मैं खुद कर लूँगा। कहते हुए तक्षक ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस का गिलास टेबल पर रखा तो आरजू का बुरा लगने लगा। वो झट से बोली, आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आप मुझे बताइए क्या काम है? क्या तुम मेरा फ़ोन चार्ज लगा सकती हो? कहते हुए तक्षक ने अपना फ़ोन आरजू की तरफ बढ़ाया तो आरजू ने मुस्कुराते हुए उससे फ़ोन लिया और फिर सामने फ़ोन चार्जिंग पर लगाने चली गई। उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया तो एकदम से लाइट ऑन हुई और फिर उसकी नज़र बैटरी परसेंटेज पर गई, जो कि 95% शो हो रही थी। बैटरी परसेंटेज को देखते हुए उसने एक बार फिर से तक्षक की तरफ पलट कर देखा, जो आराम से अपना जूस पी रहा था, लेकिन उसकी नज़रें आरजू पर ही थी। आरजू अब समझ चुकी थी कि वह उसे ही परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह उसे परेशान कर क्यों रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पास आई और फिर अपने कमर पर अपने हाथ रख कर उसे देखते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपका फ़ोन पूरी तरह से चार्ज था, लेकिन फिर भी आपने उसे चार्ज लगाया। आपको अगर जूस ही पीना था तो पहले अपने कॉफ़ी और ग्रीन टी क्यों मंगवाई? कहते हुए उसने अपनी लोअर बैक पर अपना हाथ रखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसे दर्द हो रहा है। तक्षक उसकी बात सुनते हुए उसे देख रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। अब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर अचानक ही नीचे की तरफ झुका तो आरजू एकदम से सहम गई, लेकिन अगले ही पल वो तक्षक की गोद में थी। उसने अपने हाथ जल्दी से तक्षक के कंधे पर रख दिए थे। तक्षक उसे देखते हुए बोला, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें परेशान ना करूं, तुम्हें कोई बात समझ आती ही नहीं स्नोफ्लेक। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम थक जाओगी तो तुम नहीं मानी, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के अंदर तुम अपना दर्द मुझे छुपाती फिर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं समझ आएगा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है और क्या नहीं? कहते वक्त उसकी नज़रें थोड़ी इंटेंस हो चुकी थी। आरजू उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और उसकी खामोशी ही बता रही थी कि तक्षक की हर एक बात सही है। तक्षक उसे देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है ना? अब आरजू ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया तो तक्षक उसे लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अब आरजू ने भी अपने हाथ उसके कंधे से हटाकर धीरे धीरे उसके गर्दन के पीछे ले जाते हुए अपनी बाहें पूरी तरह से उसकी गर्दन पर लपेट दी थी। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर थीं और नज़रों ही नज़रों में बयां हो रहा था कि तकलीफ़ भले ही एक जिस्म को होती हो, लेकिन उस तकलीफ़ से तकलीफ़ दूसरे दिल को भी होती है। तक्षक उसे लेकर रूम में आया और फिर उसे बेड पर लिटाते हुए बोला, सिर्फ यही समझाना चाहता था तुम्हें कि ज़रूरी नहीं है हर वक्त हर एक काम खुद से करना। कम से कम तुम इन दिनों तो अपना ध्यान रख सकती हो ना स्नोफ्लेक। आरजू ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। तक्षक उसके पास बैठा था। वो धीमे से बोली, लेकिन उस वक्त मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों अचानक से ही। कहते हुए उसने एक आह भरी तो तक्षक ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और बोला, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ होने भी नहीं दे सकता। इसलिए जो बात तुम्हें तकलीफ़ थी
वो मैं होने ही नहीं दूंगा। कहते वक्त अपने दूसरे हाथ से उसने पेन रिलीफ क्रीम उठा ली थी। तक्षक ने उसे जो डांट लगाई थी उसके बाद उसे अकल आ चुकी थी। अभी उसने अपनी कमर पर हाथ रखा ही था कि तक्षक ने सामने टेबल पर रखे हुए मेडिकल बॉक्स में से पेन क्रीम उठाई और फिर उसकी कमर पर हाथ रखा। उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस कर आरजू एकदम से कांप उठी, क्योंकि तक्षक का हाथ उसके कपड़ों के अंदर से था। तक्षक ने बिना उसके कपड़े ऊपर की तरफ उठाए ही अपना हाथ अंदर की तरफ ले जाकर उसकी कमर पर दवाई लगा दिया था। आरजू ने एक बार फिर से अपनी नज़रें झुका ली थी। तक्षक ने वापस पेन स्प्रे टेबल पर रखी और उसे देखकर सख्त होते हुए बोला, अब तुम बिस्तर से तब तक नहीं उठोगी जब तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे देता। लेकिन मैं सारा दिन लेटी हुई क्या करूँगी? आरजू ने झट से कहा, क्योंकि वो सारा दिन आराम नहीं कर सकती थी। उसे आदत नहीं थी इतना आराम करने की, और वैसे भी उसका मन नहीं लगने वाला था। तक्षक ने उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और फिर खुद उसकी जगह पर बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरजू अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखती रही। तक्षक उसे देखते हुए बोला, तुम सारा दिन मेरे बारे में सोचोगी? क्या इससे ज़्यादा बेहतर काम कोई हो सकता है? कहते हुए उसने शरारती नज़रें आरजू पर डाली तो आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और वो मुस्कुराहट भी शर्म से भरी हुई थी। उसने एक बार फिर से अपनी नज़रें झुका ली। तक्षक एक मौका नहीं छोड़ता था उसे परेशान करने का, लेकिन ऐसा नहीं था कि तक्षक का परेशान करना आरजू को अच्छा नहीं लगता था, बल्कि अब तो उसे इन परेशानियों से एक अलग ही एहसास होने लगा था जो आज तक कभी नहीं हुआ। तक्षक ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, बताओ ना, मेरे बारे में सोचने से बेहतर और कोई काम हो सकता है क्या? उसकी बात सुन अब आरजू ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और नज़रों ही नज़रों में कहा, प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मैं पहले ही शर्म में डूबे जा रही हूँ और आप और भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और उसकी इन नज़रों को पढ़कर तक्षक के चेहरे पर मुस्कुराहट लंबी होती जा रही थी। आरजू ने बड़ी ही अदा से अपना चेहरा एक तरफ घुमाया तो तक्षक उसके चेहरे पर झुका और फिर उसके सर को एक कोने से चूम लिया। उसके बाद उसने उसे वापस अच्छे से लिटाया और फिर सामने एलईडी की तरफ जाकर एलईडी ऑन की और एक अच्छी सी वेब सीरीज़ लगा दी। अब उसने फिर से आरजू की तरफ देखा और बोला, मैं बस थोड़ी ही देर में आया, तब तक तुम इस वेब सीरीज़ को देखो। आरजू ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तक्षक वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते रुका और बोला, आप सिर्फ देखने को कहा है, लेकिन सोचों में सिर्फ मैं ही होना चाहिए। कहते हुए उसका चेहरा एक शरारती मुस्कुराहट के साथ भरा हुआ था और नज़रें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आरजू पर टिकी हुई थी। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें सामने एलईडी पर टिका दी। तक्षक मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर चला गया। अपने रूम से बाहर आकर वो एक बार फिर से नीचे हॉल में आया और किचन की तरफ चला गया, क्योंकि अब उसे आरजू के लिए सिर्फ चाय नहीं नाश्ता भी बनाना था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। मन्नत अभी तक बिस्तर पर सोई हुई थी। अर्जुन बेड पर नहीं था, शायद वो रूम में ही नहीं था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अर्जुन अंदर आया। उसके हाथों में एक ट्रे थी। दरवाज़ा खुलने से मन्नत की आंख भी खुल गई। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए अपनी आंखें खोली और फिर सामने की तरफ देखा। अर्जुन अपने हाथों में एक ट्रे लिए खड़ा था जिसमें 2 कप रखे हुए थे और साथ ही एक प्लेट भी थी। अर्जुन के हाथों में ट्रे देखकर मन्नत की आंखें, जो अभी पूरी तरह से नहीं खुली थी, वो कुछ ज़्यादा ही खुल गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आप ये सब क्या कर? कहते हुए ही वो बेड से खड़ी होने लगी थी, लेकिन अर्जुन ने वो ट्रे साइड टेबल पर रखी
और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे आराम से बिठाते हुए बोला, क्या हुआ? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ चाय लेकर आया हूँ। पर क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? कहते कहते ही अचानक उसे छींक आ गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस इसलिए नहीं उठाया, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है जाना। कहते हुए उसने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे थे और उसे पीछे की तरफ झुका दिया था ताकि उसकी कमर हेड रेस्ट से लग जाए और वो आराम से बैठ सके। मन्नत बड़े ही गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। सिर्फ लफ्ज़ों से ही नहीं, अर्जुन का प्यार उसकी हर एक हरकत में झलकता था। सिर्फ उसकी ठीक होने ही अर्जुन को इतना बेचैन कर दिया था। आज तक मन्नत की ज़िंदगी में कोई नहीं आया था जो उसकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करे, और अर्जुन का उसकी यूं फ़िक्र करना उसे कितना सुकून देता था वो सिर्फ वही जानती थी। वो बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, इतना भी प्यार से मत देखो जाना कि तुम्हें मुझसे प्यार ही हो जाए। अगर अर्जुन ने ये बात पहले कही होती तो शायद मन्नत अपनी नज़रें उस पर से हटा लेती, लेकिन आज उसने उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई तो अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसकी हर एक बात पर मन्नत बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती थी। अभी भी वो यूं ही उसे देखती रही तो अर्जुन एक बार फिर से बोला, वार्निंग दे रहा हूँ जाना, मत देखो ऐसे वरना प्यार हो जाएगा। उसकी बात को मन्नत ने पूरा किया। अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की बारी अर्जुन की थी। मन्नत उसे देखते हुए बोली, ऐसे देखने से प्यार हो जाएगा, लेकिन क्या हो अगर किसी को पहले ही प्यार हो चुका हो? कहते वक्त उसकी नज़रों की गहराई अर्जुन के प्यार की गहराई से भी ज़्यादा थी। हमेशा अर्जुन की बातों और उसकी हरकतों से मन्नत का दिल ज़ोरों से धक धक करता था, लेकिन आज अर्जुन का दिल धक धक करने लगा था। वो एकटक मन्नत को देख रहा था। मन्नत उसे देखते हुए बोली, बताइए ना क्या हो, अगर पहले ही किसी को किसी से बेइंतहा प्यार हो चुका हो? अर्जुन उसे देखते हुए बोला, सच में जवाब चाहिए? मन्नत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अर्जुन उसके चेहरे के करीब हुआ और फिर उसके माथे को बड़ी ही शिद्दत से चूम कर बोला, अगर तुम्हें किसी से बेइंतहा प्यार हो जाए तो उस इंसान को तुम्हें हर रोज़ एक बार फिर से प्यार करना चाहिए, इतना ज़्यादा कि तुम्हें लगे कि कल तो कुछ भी नहीं था, आज तुम्हारा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और फिर अगले दिन वही एहसास, वही प्यार और भी ज़्यादा होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप रहेंगे ही नहीं, रहेगा तो सिर्फ उस इंसान का बेइंतहा प्यार। कहते हुए अब उसने उसके होठों को हल्का सा चूमा और उसके चेहरे से पीछे हट गया। मन्नत उसे देखती ही रह गई। अर्जुन भी मन्नत को ही देख रहा था। उसके गाल गुलाबी थे, होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर दुनिया भर का सुकून। अब वो अर्जुन के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुला और अलीशा अंदर आई। दरवाज़ा खुलने से ही मन्नत, जो अर्जुन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, वो एकदम से पीछे हो गई और दरवाज़े की तरफ देखने लगी। अलीशा उन दोनों को देखते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं बाद में आती हूँ। कहते हुए वो बाहर जाने लगी, लेकिन मन्नत ने उसे रोका। अर्जुन ने मन्नत की तरफ देखा। भले ही मन्नत कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ही बता देते थे कि अलीशा का अर्जुन के आसपास रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अर्जुन बात बात पर ही उसे सिक्योर फील कराता था। उसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था कि उसे इनसिक्योरिटी हो ही ना, और शायद उन्हीं बातों का नतीजा था कि मन्नत अब आलिशा की फ़िक्र करती ही नहीं थी। वह उसे देखते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आओ ना, बताओ क्या कह रही थी तुम? उसके रोकने पर आलिशा रुकी और फिर उनकी तरफ घूमकर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे पूछना था कि हम लोग बिज़नेस डील के लिए आउट ऑफ सिटी जाने वाले थे, तो वो कब तक चलेंगे?
क्योंकि मीटिंग तो 2 दिन बाद ही है ना। मन्नत का चेहरा अभी तक नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने का सुना तो उसका चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। अर्जुन की नज़र उसके चेहरे पर ही थी, लेकिन अब उसने आलिशा की तरफ देखा और बोला, जल्द ही चलेंगे, और वैसे भी अब मैं और जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी बहाने मेरा पहला हनीमून भी होने वाला है। कहते हुए उसने वापस अपनी नज़रें मन्नत पर डाली। मन्नत अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रही थी। हनीमून पर जाना है मतलब? वो एकदम चौंक चुकी थी। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ जाना? हनीमून पर नहीं जाना तुम्हें? मन्नत अभी भी उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। ना वो अर्जुन से नज़रें मिला पा रही थी, ना कुछ कह पा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ आलिशा हनीमून की बात सुनकर चौंक गई थी। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये तो हमारी बिजनेस मीटिंग है ना, तो इसमें तुम हनीमून? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस का मैटर है, तो आर यू श्योर? अर्जुन मुस्कुराया और फिर मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, आई एम डैम श्योर। भले ही बिजनेस मीटिंग है, और जितना ज़्यादा मेरे लिए मेरा बिजनेस ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरी जाना है, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर ऑप्शन कोई होगा। क्यों जाना? कहते हुए उसने मन्नत की तरफ देखा। अर्जुन की बात सुनकर मन्नत चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कभी शादी जैसी चीज़ भी होगी। तो हनीमून तो दूर की बात थी। हालांकि बाकी लड़कियों की तरह न जाने कितने ही ख्वाहिशें उसके दिल में दबी थी, लेकिन वो दबी हुई थी। पर अब अर्जुन के प्यार ने उन ख्वाहिशों को एक बार फिर से पंख देना शुरू कर दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर अपना सिर हाँ में हिलाया। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाते हुए उसे देखा तो मन्नत और भी ज़्यादा शर्मा गई, और फिर वहाँ से खड़ी होकर बोली, मुझे मुझे रेडी होना। उसकी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान ही बता रही थी कि हनीमून के बारे में सुनकर वो कितनी खुश है। अर्जुन ने अब आलिशा की तरफ देखा और बोला, 2 दिन बाद मीटिंग है, तो हमें कल ही निकलना होगा। बाकी ऑफिस में चलकर देखते हैं। उसकी बात सुन आलिशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। निर्भय अपने कमरे से बाहर निकला और फिर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे हॉल में आया। वो सीधा बाहर की तरफ जा रहा था। इस वक्त उसने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। लुक तो उसकी हमेशा की तरह कातिलाना लग रही थी, लेकिन आज उस लुक पर एक चार्म नहीं, एक शांति नज़र आ रही थी। चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था और आंखें भी कुछ अलग लग रही थी, जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। उसे नींद आती भी तो कैसे, जिसे देखकर, जिसे महसूस करके रात वो सुकून से सोता था। कल उसी ने उसका दिल जो दुखाया था। उसे बाहर जाते हुए देख आरती जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, बाहर कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। उनकी बात सुनकर निर्भय ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर वापस बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर की तरफ से आती हुई नंदिनी उसके सामने आकर रुकी तो निर्भय ने जल्दी से अपने कदमों को रोका, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो शायद उन दोनों की टक्कर हो जाती, या शायद ये टक्कर जानबूझकर होने वाली थी। निर्भय ने गुस्से से उसे देखा। नंदिनी पहले तो उसकी गुस्से भरी नज़रें खुद पर पाकर सहम गईं, लेकिन फिर वो थोड़ी हिम्मत कर उसे देखते हुए बोली, मैंने आज आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया था, लेकिन आप जा रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते। उसकी बात सुनकर अब निर्भय ने अपनी मॉम आरती जी की तरफ देखा और बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी फ़िक्र करता है, लेकिन जब कोई दिखावे के लिए मेरी फ़िक्र करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इंसान और उनके इरादों दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, और जो मेरी नज़रों में गलत है
वो किसी और की नज़रों में चाहे जितना मर्जी अच्छा बन जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कहकर उसने एक नज़र अब वापस नंदिनी को देखा और फिर वहाँ से चला गया। आरती जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने तेज़ कदमों से निर्भय वहाँ से जा चुका था। नंदिनी आरती जी की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही आरती जी ने उस पर नज़र डाली, नंदिनी ने अपना चेहरा झुका लिया और अपनी आँखों को हल्का सा साफ करने लगी, जैसे उसके आंसू आ रहे हो। आरती जी उसके पास आई और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, तू परेशान मत हो, थोड़ा ज़िद्दी है लेकिन बहुत जल्दी मान जाएगा। बस एक बार उस लड़की का नशा इसके सर से उतर जाए, उसके बाद तुम दोनों की शादी मैं करवा कर रहूँगी। कहते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से निर्भय गया था। निर्भय पार्किंग एरिया में आया और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सुबह उसकी एक बार भी तारा से बात ना हो। उन दोनों की सुबह एक फ़ोन कॉल से ही शुरू होती थी और उनकी रातें भी उनके फ़ोन कॉल से ही ख़त्म होती थी। लेकिन आज तारा का फ़ोन आया नहीं और निर्भय ने फ़ोन किया नहीं। कहीं ना कहीं उसका गुस्सा जायज़ था, लेकिन इस गुस्से की वजह से उसका दिल भी बुरी तरह से पसीज रहा था, क्योंकि इस गुस्से के चलते वो तारा को फ़ोन तक नहीं कर सकता था। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसकी तड़प भी बढ़ती जा रही थी। उसकी गाड़ी राठौर मैंसन से निकल चुकी थी और उसकी गाड़ी के निकलते ही एक गाड़ी जो राठौर मैंसन से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी वो उसके पीछे लग गई। निर्भय जो ज़्यादातर इधर उधर ध्यान नहीं देता था, लेकिन उस गाड़ी पर उसका ध्यान बहुत पहले जा चुका था। जैसे ही वो राठौर मैंसन से बाहर निकला था, उसके अगले 5 सेकंड में ही वो समझ चुका था कि तारा उसका पीछा कर रही है। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन कम हो चुकी थी और एक दबी हुई मुस्कुराहट झलक रही थी, जिसके लिए आप पल पल तड़प रहे हो। और वो अचानक से ही आपके सामने आ जाए तो सुकून तो मिलेगा ही। वो बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग करता था, लेकिन तारा की वजह से अब उसने अपनी स्पीड बेहद नॉर्मल रखी हुई थी। उसकी गाड़ी ऑफिस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और फिर कुछ देर बाद ही तारा की गाड़ी भी वहाँ पर आकर रुकी। लेकिन निर्भय ने ऐसा शो किया कि अभी तक उसने तारा को देखा ही नहीं, जबकि तारा के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शरारती मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानती थी कि निर्भय भले ही पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन जहाँ बात उसकी बबलगम की हो वहाँ पर तो वो नज़रें हटा नहीं सकता। नज़रअंदाज करना तो दूर की बात। गाड़ी से निकलकर निर्भय लिफ्ट एरिया की तरफ आया और फिर एक गाड़ी ने जल्दी से उसके लिए लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए लिफ्ट खोला। अपने बिजनेस सूट के बटन को हल्का सा बटन लगाते हुए निर्भय लिफ्ट में आया और फिर लिफ्ट बंद होने लगी। लेकिन इस वक्त निर्भय के दिल में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि तारा उसे दिखाई नहीं दे रही थी और वो चाहता था कि तारा जल्दी से आए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। पर जैसे ही लिफ्ट बंद होने को हुई, अचानक ही एक पैर लिफ्ट के दरवाजे के बीचों बीच आया, जिससे लिफ्ट वहीं पर रुक गई। निर्भय ने सामने देखा तो उसके दिल को तो बेहद सुकून मिला, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। मुस्कुराती हुई तारा अंदर आई और फिर एक साइड खड़ी हो गई। अगले ही पल लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वाइट कलर के फ्रॉक सूट में तारा बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, जबकि वो ऐसे कपड़े पहनती बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज तो उसने जो पहना था वो निर्भय चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे तारा इंडियन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन तारा को ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद था और वो वेस्टर्न कपड़ों में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। इसलिए निर्भय ने कभी उसे कहा नहीं, पर शायद ही ऐसी कोई बात होगी जो निर्भय को कहनी पड़े, क्योंकि तारा को उसके लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी आंखें ही उसके दिल की बात बता देती थी और शायद इसी बात ने निर्भय को कमज़ोर कर दिया था। उसने नज़रें उठाकर तारा की तरफ देखा। आखिर कौन अपनी मोहब्बत को मोहब्बत से सजे हुए नहीं देखना चाहेगा।
लेकिन जैसे ही उसने तारा की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखा, तारा जल्दी से उसके करीब आई और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखने लगी। साफ पता चल रहा था कि निर्भय पूरी रात नहीं सोया। वहीं जब निर्भय ने तारा की आंखों में देखा तो उसे भी उसकी आंखों में वही बेचैनी, वही सूनापन महसूस हुआ जो वो अपनी आंखों में महसूस कर सकता था। पर शायद अब सारी बेचैनी खत्म होने वाली थी। तारा ने उसे देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगी। उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखे तारा उसके होठों को चूम रही थी और अब निर्भय ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया था। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लेकिन उन दोनों ने अपने किस ब्रेक नहीं की, क्योंकि दोनों ही इस वक्त एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। एक पूरे दिन की तड़प इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली थी। कुछ देर बाद तारा ने उसके होठों को छोड़ा, लेकिन उसके छोड़ते ही निर्भय ने उसकी कमर पर हल्का सा दबाव बनाते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींचा और फिर खुद उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा। तारा भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को शिद्दत से चूमने लगे। कुछ देर बाद निर्भय ने उसे छोड़ा और फिर उसे देखते हुए बोला, माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। उसकी गहरी आंखों में अपने लिए उमड़ता हुआ प्यार देखकर तारा मुस्कुराई और बोली, मुझे माफ़ी चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरे डैडी का प्यार चाहिए, और जहाँ प्यार होता है वहाँ माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। कहकर वो उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का पछतावा था। निर्भय ने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं था। उसने तारा को अपनी गोद में उठाया और फिर अपने कैबिन की तरफ लेकर बढ़ गया। शेखावत मैंशन। तक्षक कमरे में आया और फिर उसके पीछे पीछे ही एक सर्वेंट भी आई, जिसके हाथों में एक खाने की ट्रॉली थी। आरजू ने उसकी तरफ देखा। तक्षक कुछ देर पहले ही उसे वेब सीरीज़ देखने का बोलकर खुद किचन में गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इतनी सारी तैयारी करके आएगा। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो खाने की ट्रॉली की तरफ देख रही थी और एक चीज़ देखकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। उस खाने की ट्रॉली में ऊपर ही कप केक रखे हुए थे जो उसे बेहद पसंद थे। तक्षक ने उसकी आंखों में वो चमक देखी तो वो मुस्कुराया और फिर बेड पर उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाया और सोफे पर ले आया। आरजू भी अब बच्चों की तरह उसकी गोद में सिमट जाती थी। तक्षक उसे गोद में लेकर सोफे पर बैठा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कप केक पसंद है क्या? आरजू चहक कर बोली, बहुत, मैंने बहुत बार देखे हैं। सिर्फ देखे हैं? तक्षक ने हैरानी से पूछा। आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, बस देखे हैं। तक्षक ने पूछा, देखी तो खाई क्यों नहीं? उसका सवाल सुनकर अब आरजू चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चल रहा था, जिसमें एक बड़ी ही खूबसूरत 12-13 साल की बच्ची एक दीवार के पास खड़ी थी और वो कुछ ही दूरी पर टेबल पर रखी हुई एक प्लेट की तरफ देख रही थी, जिसमें काफ़ी सारे कप केक रखे हुए थे। एक और लड़की उसे प्लेट में से कप केक खा रही थी और एक औरत उस लड़की को अपने हाथों से भी खिला रही थी। उस लड़की की उम्र भी तकरीबन 12-13 साल की ही थी। दीवार के पास खड़ी लड़की कोई और नहीं, आरजू थी। वहीं सामने की तरफ वो औरत जो उस दूसरी लड़की को कप केक खिला रही थी, उसने पीछे की तरफ घूमकर आरजू को देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। आरजू के चेहरे पर चमक आ गई और वो बड़ी तेज़ी से उस औरत की तरफ बढ़ी, लेकिन जितनी ही तेज़ी से वो जा रही थी उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी गिरी, क्योंकि जैसे ही वो लड़की टेबल के पास पहुंची, उस औरत ने अपना पैर उसके रास्ते में अटका दिया था, जिससे वो लड़की सीधा टेबल पर उसी प्लेट के ऊपर गिरी जहां पर वो कप केक रखे हुए थे। वो सारे कप केक उसके चेहरे पर लग गए थे और अगले ही पल उसका चेहरा टेबल पर लगा, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और खून बहने लगा।
उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। लेकिन वो औरत और वो लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी और कप केक खा रही थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरजू बुरी तरह से रोने लगी और दर्द से करहाने लगी, लेकिन किसी को उसका रोना और करहाना नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद वो रोते रोते बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बिस्तर पर थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। अपने सिर पर हाथ रखते हुए वो बिस्तर से खड़ी हुई और उसी वक्त किसी ने उसे आवाज़ लगाई, सिर पर थोड़ी सी चोट क्या लग गई? सारा दिन आराम करती रहोगी क्या? जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। उस आवाज़ को सुनकर आरजू ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जिसने उसे जानबूझकर टेबल पर गिराया था। वो औरत अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई और आरजू बस रोती रह गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, क्या हुआ स्नोफ्लेक? तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, और फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू। कहते हुए तक्षक बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था। आरजू जो एकदम से वर्तमान में वापस लौटी, उसने जल्दी से अपने गालों से अपने आंसुओं को साफ किया, लेकिन उससे पहले ही तक्षक उसके गालों को बहुत प्यार से साफ कर चुका था और अब उसने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और फिर बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैंने सिर्फ कप केक का पूछा था, तुम्हें कोई बात बुरी लगी क्या? आरजू ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, वो बस आंखों में कुछ चला गया था तो आंसू आ गए। कहते हुए वो तक्षक के गले लग गई, क्योंकि वो उन बुरी यादों को याद भी नहीं करना चाहती थी। उसके सीने से लगते हुए उसने अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को होठों को भींचकर अंदर ही अंदर जब्त किया। उसे लग रहा था कि तक्षक नहीं समझेगा, लेकिन तक्षक सब समझ चुका था, पर उसने ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं किया कि उसे कुछ अजीब लगा। वो आरजू को उसके बुरे अतीत से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा था कि आखिर कुछ तो उसके अतीत में है जो आरजू इस हालत में है। उसने उसे संभालना ज़रूरी समझा। उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद उसने उसे अपने सीने से निकाला और फिर उसे देखते हुए बोला, ये तो गलत बात है ना स्नोफ्लेक? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कप केक लेकर आया और तुम रोने लगी। ऐसा कौन करता है? मुझे तो लगा शायद कप केक के बदले में मुझे थोड़ा सा प्यार। कहते हुए उसने अपने होठों को अपनी जीभ से टच किया और उसके इस तरह करने से आरजू शर्मा गई। एक सिहरन उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसे शर्माते हुए देख तक्षक ने कप केक उठाया और उसे देखते हुए बोला, वैसे मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करता, बस एक कप केक के बदले अगर एक किस। कहते हुए उसने अपनी बात बीच में ही रोक दी और आरजू ने अपना चेहरा झुका लिया। तक्षक ने उसके होठों के आगे वो कप केक बढ़ाया तो आरजू ने उसके हाथों से वो कप केक लेना चाहा, लेकिन तभी तक्षक ने उस कप केक को पीछे कर लिया और उसे देखते हुए बोला, तुम इसे पहली बार खा रही हो तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए आरजू के रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि इतने दिनों में वो उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब तो समझ चुकी थी। तक्षक ने उसे कप केक को अब अपने होठों की तरफ बढ़ाया और थोड़ा सा अपने होठों पर रगड़ते हुए बड़ी ही मदहोशी भरी नज़रों से आरजू को देखा तो आरजू के तो बिल्कुल होश ही उड़ गए। उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। निगाहों ही निगाहों में जो इशारा हुआ था वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन उस इशारे को पूरा करने की हिम्मत वो कहाँ से लाए। उसने अपने होठों को दांतों तले दबाया तो तक्षक ने एक बार फिर से उसे कप केक को हल्का सा अपने होठों से रगड़ा। आरजू का गला सूखने लगा था और वहीं तक्षक की बेताबी बढ़ रही थी, और उस बेताबी को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो तक्षक के करीब होकर उसके चेहरे पर झुक गई।
अगले ही पल उन दोनों के होंठ आपस में जुड़े, जिससे तक्षक के होंठों पर लगा हुआ कपकेक आरजू के होंठों पर लग गया और वो उस कपकेक को हल्का हल्का खाने लगी। लेकिन कपकेक गया भाड़ में। अब तक्षक ने उसे कमर से पकड़कर पूरा अपने ऊपर झुका लिया था और खुद उसे किस करने लगा था। आरजू के हाथ उसके सीने पर आए और वो भी उसे किस करने लगी। किस करने से होंठ लाल हो रहे थे और साथ ही साथ गाल भी। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और फिर तक्षक ने उसके होंठों को अपने होंठों से आज़ाद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं स्नोफ्लेक, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा टेस्टी कपकेक खाया है। कहते हुए उसने अपनी आई विंक की। आरजू मुस्कुराई और उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन तक्षक ने उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे अपने सीने पर ही झुकाए रखा और फिर सामने ट्रे से कपकेक उठाकर उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। अब वो उसे बड़े ही प्यार से कपकेक खिला रहा था और आरजू भी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन। मन्नत वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़रें अर्जुन पर गईं, जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसे देखते हुए मन्नत थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि आज उस तरह के कपड़े नहीं पहने थे जो पहनकर वो ऑफिस जाता था, बल्कि उसने एक नॉर्मल लुक कैरी की हुई थी, जिसमें उसने एक शर्ट और एक डेनिम जीन पहनी हुई थी। कुछ पल के लिए तो वो उसे देखती ही रह गई। अर्जुन ड्रेसिंग के सामने से हटा तो मन्नत आकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। अगले ही पल अर्जुन ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम मुझे चोरी चोरी देखते हो, लेकिन मुझे चोरी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो खुलेआम तुम्हारी ये खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहते हुए उसने मन्नत के बालों में अपना हाथ चलाया जो गीले थे और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अभी अभी नहाकर आने की वजह से बेहद लाल लग रहा था। मन्नत आईने में से उसे देखते हुए बोली, जहाँ सामने वाले की नज़रों में इतनी ज़्यादा तपिश हो, वहाँ पर ठंडी नज़रें कहाँ टिक पाती हैं, उन्हें तो झुकना ही पड़ता है। कहते वक्त उसके चेहरे पर गज़ब का नूर था, जो हमेशा से अर्जुन का दिल चुराता था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो मेरे प्यार की तपिश कैसे बर्दाश्त करोगी जाना। उसकी बात सुनकर मन्नत ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से पलटकर अर्जुन के सीने से लग गई, क्योंकि वो इस बात को सुनकर उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम जिस तरह शर्माती हो ना, मुझे नहीं लगता मैं कभी तुमसे प्यार कर भी पाऊँगा। पागल तो तुम मुझे इस तरह से शर्माते हुए कर देती हो। ना जाने जब प्यार करूँगा तो कितना पागल करोगी। कहते हुए उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था। मन्नत ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरा और अपने चेहरे को उसकी शर्ट से रगड़ते हुए बोली, आप मुझे जानबूझकर परेशान करते हैं ना। अभी परेशान कहाँ किया है जाना, परेशान करना तो बाकी है। और हाँ, अब मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी इन धड़कनों ने तुम्हारे प्यार की गवाही दे दी है। अभी मन्नत अर्जुन के गले लगी हुई ही खड़ी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। सामने एक सर्वन खड़ी थी जो मन्नत को बुलाने आई थी। मन्नत झट से अर्जुन से अलग हो गई। अर्जुन उस सर्वेंट को देखते हुए बोला, आज मेरी जाना थोड़ी बीमार है, इसलिए नाश्ता तुम खुद हैंडल करो। पर मैं कर लूँगी ना, मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन अर्जुन अब हल्का सख्त होकर बोला, सॉरी जाना, तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में तुम कोई काम नहीं करोगी। मुझे मेरी बीवी हनीमून पर बीमार बिल्कुल नहीं चाहिए। हनीमून का सुनकर मन्नत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आप सच में मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? अर्जुन बोला, वेल, तुम्हें कोई शक है क्या? अगर है तो रखो, क्योंकि अब तुम्हारा हर शक मैं अच्छे से दूर करने वाला हूँ। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं कि आज मैं इस तरह से रेडी क्यों हुआ। उसके कहने पर मन्नत को याद आया कि वो ये सवाल पूछना चाहती थी,
लेकिन अर्जुन की छेड़खानियों ने उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। वो उसे देखते हुए बोली, अब बता दीजिए कि आप इस तरह क्यों रेडी हुए? आप कहीं और जा रहे हैं क्या? मैं नहीं जाना, हम दोनों जा रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। पर क्यों? मन्नत ने चौंक कर पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माना ये हमारी हनीमून कम बिजनेस ट्रिप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें थोड़ा एडवेंचर नहीं होगा। कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। मतलब? मन्नत ने थोड़ा हैरानी से पूछा। अर्जुन ने दोबारा उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मतलब तुम बहुत जल्दी समझ जाओगी जाना, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मन्नत उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने उसे छोड़ा और फिर सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन कर कुछ काम करने लगा। मन्नत भी अब वापस ड्रेसिंग की तरफ घूमकर तैयार होने लगी थी। निर्भय अपने कैबिन में सोफे पर बैठा था और उसकी गोद में तारा बिल्कुल बच्चों की तरह सिमटी हुई थी। दोनों काफ़ी देर से यूं ही एक दूसरे के आलिंगन में सिमटे हुए थे। निर्भय ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और फिर उसके गालों पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, तुम्हें फैशन हाउस नहीं जाना क्या? आपको पता है आपने रात भर मुझे कितना परेशान किया है, और अब मुझे पैम्पर करने की बजाय आप मुझे फैशन हाउस भेज रहे हैं, तारा ने शिकायती लहजे से कहा। निर्भय ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें परेशान किया है? तुम शादी की बात करती ठीक थी, लेकिन खुद से करने की करती। किसी और को हम दोनों के बीच लाकर गलती किसने की थी? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन हर गलती की सज़ा होती है। जान ही ले ली जाए ये कहाँ लिखा है? तारा ने तड़प कर कहा। निर्भय भी सर्द आवाज़ में बोला, जान ही ले लूँगा अगर मुझे किसी और के साथ और खुद को किसी और के साथ जोड़ने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया। ये निर्भय सिर्फ अपनी तारा का होगा और तारा भी सिर्फ अपने निर्भय की होगी। इसके अलावा ना दिल में कोई, ना दिमाग में कोई, और ना ही ज़िंदगी में। कहते हुए उसकी आंखों में एक जुनून साफ देखा जा सकता था। तारा ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और बोली, आज दिस पॉजिटिवनेस। निर्भय ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसके पैरों को अब अपनी कमर पर दोनों तरफ लपेटा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अच्छा बताओ कॉलेज जाना कब स्टार्ट करोगी? क्या करूँगी मैं कॉलेज जाकर? जो मुझे करना है वो कर तो रही हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है जो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ाई करती हैं उनकी शादी में देरी होती है, और मुझे अपनी शादी में देरी बिल्कुल नहीं चाहिए। बस बेबी डॉल और एमपी आ जाएं, उसके बाद अब मुझे और देरी नहीं चाहिए। कहते हुए तारा ने मुंह बनाया। निर्भय हंसा और बोला, अभी तुम सिर्फ 18 की हो बबलगम, और मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि इस एज में शादी का सोचना भी मत। तारा जल्दी से बोली, क्यों? इंडिया में 18 की उम्र काफ़ी होती है शादी के लिए, पर मेरे लिए नहीं है बबलगम। जब तक तुम पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं है, निर्भय ने कहा। मतलब? तारा ने हैरानी से पूछा। निर्भय मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मतलब? उसके यूं करीब आने पर तारा एकदम से सिहर गई और उसने जल्दी से निर्भय के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। भले ही वो कितनी भी बोल्ड क्यों ना हो, लेकिन ऐसी करीबी तो उसके भी रोंगटे खड़े कर देती थी। निर्भय उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, परेशान तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अब तारा की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज तक निर्भय से किस भी उसने मांग कर ली थी। बस 1-2 बार ही उन दोनों के बीच निर्भय की तरफ से किस हुई थी, वरना हमेशा पहल तारा ही करती थी।
वो कुछ कहती या सोचती उससे पहले ही निर्भय ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख और उसकी गर्दन को चूमने लगा तो तारा के हाथ जो निर्भय के कंधे पर रखे हुए थे उनकी मुट्ठी कस गई और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। डैडी आप, तारा ने मुश्किल से अटक अटक कर कुछ कहने की कोशिश की। निर्भय एक बार फिर से उसके चेहरे के सामने हुआ और उसे देखते हुए बोला, वैसे तो मैं तुम्हारी बोल्डनेस का दीवाना हूँ, पर शर्माते हुए तो तुम और भी ज़्यादा कहर ढाती हो। पर ये शर्म सिर्फ कुछ ही पलों की होती है, उसके बाद तो आपको पता ही है आपकी बबलगम की क्रेजीनेस होती है। कहते हुए अब तारा ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे लव बाइट देने लगी। निर्भय ने दर्द भरी आह भरी, क्योंकि तारा के दांत उसे अपनी गर्दन पर गड़ते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन तारा ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा और लगातार उसकी गर्दन पर लगभग बाइट देती रही। कुछ पलों बाद उसकी गर्दन से अलग हुई और फिर उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी बट यू मेड मी क्रेजी एंड आई लव योर क्रेजीनेस। कहते हुए अब निर्भय ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे लव बाइट देनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ उसने तारा के हाथ को भी अपने हाथ में भरते हुए अच्छी तरह से जकड़ लिया था। कुछ देर बाद उसने भी उसकी गर्दन से अपने होंठ हटाए तो उसकी गर्दन पर गहरा लाल निशान था। दोनों के ही गर्दन पर अब उस लव बाइट का निशान साफ देखा जा सकता था। निर्भय ने अपनी गर्दन पर उंगलियां रखी और बोला, कुछ ज़्यादा ही भूखी नहीं हो तुम? तारा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अभी तक आपने मेरी भूख देखी ही कहाँ है। कभी कभी तो मन करता है आपको चिकन टिक्का समझकर खा जाऊं। मेरी भूखी शेरनी, निर्भय ने वाइल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा और उसके एक्सप्रेशन देखकर तारा खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन तक्षक आरजू के साथ ही था। उसने आरजू को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दिया था और फिर दोबारा उसे कुछ देर सोने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो पूरी रात ढंग से सोई नहीं थी। पीरियड्स का दर्द उसे सोने ही नहीं दे रहा था। अब उसे आराम से सोते देख तक्षक मुस्कुराया और फिर उसे अपनी गोद से उतार कर बेड पर सुलाकर खुद अपनी जगह से उठा। उसे अपने कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करने थे। वो रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम की तरफ आया। मीटिंग में आते ही उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और फिर अपने उस आदमी को फ़ोन मिलाया जिसे उसने आरजू के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। आज उसने एक बार आरजू के चेहरे पर उसके अतीत से जुड़ी यादों की वजह से आती हुई मायूसी देखी थी और अब वो ये चीज़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस आदमी ने तक्षक के कॉल पर ही कॉल रिसीव किया। उसने आरजू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तक्षक ने सवाल किया और उस आदमी ने जवाब देना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था तक्षक के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो स्टडी रूम से बाहर निकला और फिर वापस अपने कमरे में आया जहाँ पर आरजू बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वो उसके करीब आया और फिर गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ पल उसे यूं ही देखते रहने के बाद वो वापस कमरे से बाहर निकल गया और सीधा शेखावत मैंसन के पार्किंग एरिया में आया जहां वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर वहां से उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन में मन्नत तैयार हो चुकी थी। वो जब पूरी तरह से रेडी हो गई तो अर्जुन के सामने आई। अर्जुन अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था। अर्जुन ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, बेईमान। मन्नत ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या? बेईमान? बेईमान कर रही हो तुम मुझे जाना? अब अगर इस तरह से मेरे सामने आओगी तो तुम्हें लगता है मैं खुद को रोक कर तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा? इतना जुल्म तो मत करो जाना। कहते हुए अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ और मन्नत के करीब बढ़ा। मन्नत ने नज़रें झुकाते हुए अपने गालों पर आए बालों को पीछे किया और बोली, आपने कहा था हमें बाहर जाना है, लेकिन तुमने मुझे कहीं बाहर जाने लायक छोड़ा ही कहाँ? अर्जुन ने अपने होठों को दांतों से दबाते हुए कहा। मन्नत के गाल गुलाबी होने लगे।
अर्जुन उसकी इस अदा पर मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़कर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। अपनी कोरी कमर पर उसका हाथ महसूस कर मन्नत की कमर ने अंगड़ाई ली। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, जैसे तुमने मुझे परेशान किया है, मन तो है अभी मैं भी तुम्हें वैसे ही परेशान करूं, जैसे तुम मुझे कर रही हो। लेकिन थोड़ा सब्र रखूंगा, लेकिन जल्दी ही ये सब्र और प्यार का बांध दोनों टूटेंगे और इन्हें तुम खुद में समेटोगी। कहते हुए उसने उसके कंधे पर झुककर उसके कंधे को चूमा। मन्नत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश करने लगी। उसे यूं देखकर अर्जुन को उस पर प्यार तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसे खुद को और मन्नत दोनों को संभालना था, क्योंकि वो अपने प्यार भरे पलों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता था। इसलिए उसने उसकी कमर से पकड़ते हुए खुद से दौड़ा दूर किया और फिर उसे देखते हुए बोला, चलें। मन्नत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपना सर हाँ में हिलाया। दोनों कमरे से बाहर निकले और फिर नीचे हॉल में आए, जहाँ पर शैलेंद्र ठाकुर अभी अभी घर से बाहर आ रहे थे। अर्जुन और मन्नत दोनों सीढ़ियों से उतरे और उनका सामना शैलेंद्र ठाकुर जी से हुआ। शैलेंद्र ठाकुर को देखकर अर्जुन पहले तो वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर उनके रोकने पर रुक गया। शैलेंद्र ठाकुर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, मुझे पता चला तुम बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो। अगर आपको पता चला है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो? आपको पता चला होगा तो गलत तो पता नहीं चला होगा, अर्जुन एक्सप्रेशन लेस होकर कहता है। मन्नत अपनी टुकर टुकर आंखों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। प्राची ठाकुर भी सामने सोफे पर बैठी थी। उन दोनों को आमने सामने देख उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आई और वो अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, तुम बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो? मतलब मन्नत घर पर अकेली? वेरी नाइस, बहुत मज़ा आने वाला है फिर तो। अर्जुन की बात सुनकर शैलेंद्र जी बोले, तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो? हमने सिर्फ तुमसे नॉर्मल बात की है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नॉर्मल बात सुनने के लिए नॉर्मल रिश्ते भी होने चाहिए, जो हमारे बीच बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मल बातचीत की उम्मीद भी मुझसे मत कीजिए। उसकी बातें शैलेंद्र ठाकुर को बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए और बोले, हमारे बीच रिश्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमें ये जानकर खुशी है कि तुम अपनी शादी का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो। हमें पता है बिजनेस ट्रिप के साथ साथ तुम मन्नत को भी अपने साथ लेकर जा रहे हो और हमें तुम्हारे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन अब थोड़ा टेढ़ा हंसा और बोला, आपको सच में लगता है डैड कि मुझे आपकी आपत्ति से कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे रिश्ते में खुद संभाल लूँगा, आप बस अपने रिश्ते देखिए। कहते हुए उसने हल्का सा प्राची की तरफ देखा, जो एकदम सुन्न होकर उसे देख रही थी। मन्नत के अर्जुन के साथ जाने की बात सुनकर वो एकदम शॉक हो चुकी थी।